हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने अपने मोनोहलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पिछले वीडियो तक के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं अभी तक हमने इस चैप्टर के लिए वो सब असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारे डायहालाइड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं पहले लेक्चर में। आज हम इसकी प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो डायहालाइड्स। ठीक है, अब डायहालाइड्स हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक तो जेम डायहालाइड्स या इसको हम बोलते हैं जेमिनल डायहालाइड्स, जेमिनल या जेम, और एक होता है हमारे पास विसिनल डायहालाइड्स। ठीक है, दो तरह के डायहालाइड्स थे। अब जेम डायहालाइड्स अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो क्या होता था, जेम डायहालाइड्स जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हुए होते थे, जैसे CH2Cl Cl, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, मिथिलीन डाइक्लोराइड या मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन लगा दो तो वो मिथिलीन ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आईयूपैक नेम की बात करें, आईयूपैक नेम इसका क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, आईयूपैक नेम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ही कार्बन है, वही लॉन्गेस्ट चेन बन गया, इसको 1 बोल दिया तो 1 पे दो क्लोरीन लगे हैं, तो 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मीथेन। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आईयूपैक नेम बताओ फटाफट। वैसे एक छोटा सा रिवीजन। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है हमें डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा, 3,4 डाइक्लोरो, 3,4 डाइक्लोरो पेंट 1 इन। ठीक है, ये इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा विदाउट, और इसको हम बोलते थे विसिनल डायहालाइड्स। इनको हम क्या बोलते थे, विसिनल डायहालाइड्स, क्योंकि इसमें एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजेंस लगे हैं। ठीक है, तो पहले हम जेम डायहालाइड्स की प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डायहालाइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डायहालाइड्स। देखो इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है फ्रॉम अल्काइंस, ये हमने +1 में भी पढ़ा है, अब दोबारा से डिस्कस करते हैं फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, इसमें होता क्या था, मैं आपको पहले सिंपलेस्ट रिएक्शन बताता हूँ। मान लो हमने इथाइन लिया, ठीक है, इथाइन के ऊपर मैंने HCl की एडिशन करा दी, एज्यूमिंग कि मैंने कोई HX की एडिशन करा दी। ठीक है, तो पहला मोल जब ऐड होता था तो किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर ही है, कोई मतलब मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह कुछ नहीं लगने वाला। एक साइड हाइड्रोजन लग जाता था और एक साइड Cl लग जाता था। ठीक है, यहाँ CH Cl आएगा, तो मान लो मैंने यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसा ही होता था ना कि एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, एडिशन रिएक्शन है, एक साइड H लग जाता है और एक साइड Cl लग जाता है, और ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती। अब जो हमने ये चीज मिली, इस पे दोबारा से HCl की एडिशन हो जाती थी, एल्केन पे फाइनली जाके रिएक्शन रुकती थी। ठीक है, अब क्या होता था, जहां पे आपने पहले Cl लगाया है वहीं पे दोबारा से Cl लगेगा, और जहां पहले हाइड्रोजन लगाया है वहीं पे नया हाइड्रोजन भी लगेगा। पहले मैंने इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया था तो इसी पे एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, और पहले मैंने इस कार्बन पे Cl लगाया था तो इसी पे एक और Cl अब लग जाएगा। इसी पे दोबारा से Cl क्यों लगा, इसकी भी रीजनिंग आपको बता देते हैं। देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे Cl नेगेटिव लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से
नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जो स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट करता है, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जो स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट कर सकता है, या आप कह लो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे। ठीक है, तो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन कौन सा है, यही वाला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे। या तो आप ऐसे चेक कर लो, या हम कहते थे कि हम मेजर प्रोडक्ट वहां से बनाते हैं जो स्टेबल कार्बोकटायन होता है। ठीक है, अब मेरे पास ये अल्काइन था, एल्कीन जो पहले में बन गया था, ये एल्कीन था। ठीक है, इससे मैं दो कार्बोकटाइंस जनरेट कर सकता हूं, या तो मैं पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दूं, हाइड्रोजन को यहां जोड़ देता। ठीक है, एक ये बनता। दूसरा क्या बनता, हाइड्रोजन को मैं यहां लगा दूं, पहले 2 था अब 3 हो गया, और पॉजिटिव चार्ज मैं यहां लगा देता। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है? बिल्कुल सही, ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसको क्लोरीन ने रेजोनेंस स्टेबलाइज किया है। ठीक है, क्लोरीन ने इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज किया है, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन आएगी। रेजोनेंस डोमिनेट करता है इन दोनों ही पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से समझा देता हूँ पूरी रिएक्शन। एक अल्काइन लिया, क्योंकि अल्काइन में दोनों कार्बन्स, दो ही कार्बन्स हैं और दोनों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है, तो मतलब दोनों सेम कार्बन्स हैं। तो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं पे भी क्लोरीन जोड़ दो। मैंने इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, पहले एक हाइड्रोजन था अब दो हो गई, और इस पे मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। अब ये रिएक्शन दोबारा से करवाई दूसरे मोल के साथ, तब एक तो है याद करने का तरीका कि जहां पे आपने पहले Cl लगाया वहां पे Cl लगा दो, जहां पे पहले हाइड्रोजन लगाया वहां पे भी अब हाइड्रोजन लगा दो। ये तो है हमारा याद करने का तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको समझो कि मार्कोनी ऑफ एडिशन होनी है। सबसे पहले तो H+ ऐड करता है एल्कीन के ऊपर, हमने रिएक्शन में किया भी है जब हम हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे थे, मोनो हेलोजिनेटेड अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो पहले H+ ऐड करता है, एक साइड H दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। तो पहले केस ये मैंने बनाया कि यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ H लग गया, या तो ये केस बन सकता है, या फिर क्या केस बन सकता है, हाइड्रोजन यहाँ लग जाए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। ठीक है, फिर हम कहते थे कि जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन है वहां पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जब यहाँ पे क्लोरीन लगेगा पॉजिटिव वाले की जगह क्या लग जाए, क्लोरीन लग जाए, तब हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारा एक जेम डाइहाइलाइड है। कोई डाउट? क्लियर है? और इसका नाम क्या होगा, इथिलीडीन डाइक्लोराइड या इथिलीडीन क्लोराइड। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, इसका नाम हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, इथिलीडीन क्लोराइड, इथाइल, और फिर मैंने बोला था इडीन स्पेशल लगता है जेम डाइहाइलाइड्स के लिए, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब एक और मेथड हम पढ़ लेते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, फिर भी यहाँ पे दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है ये। ठीक है, और मैंने आपको जनरलाइज रिएक्शन सिखाई थी PCl5 के साथ, कि हम ऐसे लिख लेते हैं, POCl3 बाहर चला जाता था। ठीक है, POCl3 बाहर चला जाता था, तो क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन ने डबल बॉन्ड O खोया है अपना, मतलब दो बॉन्ड्स कम हो गए। तो दो बॉन्ड्स कम होने के कारण अब दोनों क्लोरीन्स ये वाले उस कार्बन पे जाके लग जाएंगे, ताकि उस कार्बन की वैलेंसी भी स्टेबलाइज हो जाए और ये जो दो क्लोरीन है ये भी स्टेबल हो जाए। तो यही प्रोडक्ट लिखा था वहां पे, एक जेम डाइहाइलाइड। कोई डाउट? तो PCl5 की जब हमने जनरलाइज्ड रिएक्शंस लिखी थी वहां पे हमने लिखा हुआ है ये। ठीक है, एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हो। देखो मान लो हम ले लेते हैं HCHO, इसको मैं PCl5 से रिएक्ट कराता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, HCHO था, मतलब ये, इसको मैंने जब PCl5 से रिएक्ट कराया तो PCl3 तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, एक क्लोरीन ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो POCl3 बाहर चला गया, POCl3 बाहर चला गया और दोनों क्लोरीन्स कहाँ लग गए, कार्बन पे लग गए। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसी में कुछ और रिएक्शंस, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हमारी। हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद KCl। रिएक्शन विद KCl, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये कोई डाइहैलाइड है, हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसको मैं रिएक्शन करवाता हूं विद 2 मोल्स KCl। 2 मोल KCl लूंगा तो साइनाइड आएगा और दोनों क्लोरीन्स को रिप्लेस कर देगा। साइनाइड आएगा और दोनों क्लोरीन्स को क्या कर देगा? रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में साइनाइड लगा है और आप उसकी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब H+ वाटर से रिएक्ट कराते हो, तो वो क्या बनाता है? COOH, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे हुआ वो हम सब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो साइनाइड होता है अगर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब OH नेगेटिव वाटर से रिएक्ट कराते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस में बस फर्क क्या है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, सॉल्ट बनता है। मान लो आपने यहाँ पे NaOH लिया होगा तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, KOH लिया होगा तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो बनता यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एसिड और मीडियम आपका कैसा है? बेसिक। तो एसिड बेस मिलके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। ऊपर वाले में सॉल्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी एसिड है और मीडियम भी एसिड है। अगर आपका प्रोडक्ट भी एसिड है, मीडियम भी एसिड है, तो एसिड ही बनेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एसिड है, मीडियम बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होके जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? तो अगर अब मैं देखो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दूं, मैं H+ वाटर की जगह H3O+ डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। H+ वाटर अलग अलग लिखने से अच्छा है H3O+ लिख दिया। तो दोनों के दोनों जो साइनाइड्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हों, एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हों और आप उसको हीट कर दो, हीट करने पे क्या होगा? CO2 बाहर चला जाएगा। देखो इस तरह से, ये भी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये है, एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं और अगर आप उसको हीट कर देते हो तो CO2 बाहर चला जाता है। CO2 बाहर चला गया, कहां से गया? कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 बाहर निकाल दो। ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कार्बन से लग जाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली कार्बन से लग जाएगा और एक COOH एसिडिस पड़ा रहेगा। तो मतलब अगर मैं इसको हीट करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो मैंने वहां से CO2 बाहर निकाल दिया तो बचा सिर्फ H और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज पड़ा रहेगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं ये बड़े अच्छे से नोट करो कि साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और अगर एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हैं और अगर आप उसको हीट करो, अपने आप नहीं, अगर हीट करो तो उनमें से एक खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो आपने +1 में भी की हुई है। देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH एक्वस से कराऊं, वही मैं अपना अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, जेम डाइहैलाइड।
ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH एक्वस से कराऊं, जब तक मैं मोल मेंशन नहीं कर रहा हूं तब तक आप दोनों रिप्लेस करोगे। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली मेंशन कर दें कि 1 मोल, तब हम एक ही रिप्लेस करेंगे, लेकिन अगर मैं मोल्स मेंशन नहीं कर रहा हूं तो आप दोनों के दोनों क्लोरीन्स को रिप्लेस करोगे। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि KOH एक्वस में क्या होता है, OH नेगेटिव आता है, क्लोरीन को हटा दे देता है और खुद लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन्स हट जाएंगे, दोनों के दोनों क्लोरीन्स हट गए और उसकी जगह क्या लग गए, 2 OH। अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स हाईली अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, बिना कुछ किए अपने आप वाटर बाहर जाएगा, बिना कुछ किए अपने आप वाटर बाहर जाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बाहर, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया। ठीक है, तो आपस में ये डबल बॉन्ड बना लिया करेंगे। कभी भी अगर आपके पास एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स लगे हों तो वो हाईली अनस्टेबल हुआ करता है। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है और उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये याद कर लो। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिस कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स लगे थे वहां पे एक डबल बॉन्ड O बन जाएगा और H तो इसके साथ पहले लगा ही हुआ था, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। फिर से मैं यही अपना जेम डाइहलाइड लेता हूं। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको रिएक्ट कराता हूं KOH एल्कोहलिक के साथ, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। KOH एल्कोहलिक में हमने क्या पढ़ा था, हेलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन साथ लेके जाएगा। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो हेलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन बाहर लेके जाएगा, जिसके कारण अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ही हाइड्रोजन है, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। कोई डाउट? तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराऊं तब तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि KOH एल्कोहलिक इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो एक विनाइल हलाइड की रिएक्शन शो कर पाए। विनाइल हलाइड बन गया है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ में ही क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, विनाइल हलाइड। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है KOH एल्कोहलिक कि इस क्लोरीन को बाहर निकाल पाए और यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाए। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं सोडामाइड के साथ, सोडामाइड मतलब NaNH2, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं सोडामाइड के साथ, तो दोबारा से क्लोरीन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन साथ लेके जाएगा। तो ये फिर से अल्फा, ये फिर से बीटा, अभी भी हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन, हेलोजन बाहर, अल्फा बीटा के बीच एक और पाई बॉन्ड, मतलब पहले डबल था तो अब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KOH एल्कोहलिक एल्कीन तक ही लेके जा सकता है हमें। KOH एल्कोहलिक हमें कहां तक लेके जा सकता है, एल्कीन तक। वो हमें अल्काइन बना के नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप सोडामाइड यूज करते हो तो आप अल्काइन बड़े आराम से बना सकते हो। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, हम पहले स्टेप में ही तो सोडामाइड यूज कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग यूज किया। अगर आप पहले स्टेप में ही सोडामाइड यूज कर दो तब भी रिएक्शन एल्काइन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना कि जो KOH एल्कोहलिक है वो एल्कीन तक तो आपको ले जाएगा, एल्कीन से वो अल्काइन तक आपको नहीं लेके जा सकता। उसके लिए आपको उससे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, और सोडामाइड इज मोर बेसिक देन KOH एल्कोहलिक। गुड आउट? क्लियर हो गया ये? चलो ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम स्टडी करते हैं अपने विसिनल डाइहलाइड्स को। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। तो अब हेडिंग डाल लो, विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड्स अभी अभी हमने पढ़ा, जब एडजेसेंट कार्बन्स पे हेलोजेंस लगे होंगे तो हम उसको विसिनल बोला करेंगे। ठीक है, तब हम उसको क्या बोला करेंगे, विसिनल बोला करेंगे।
ठीक है, तो पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने +1 वाली ही रिएक्शन यूज करनी है। एक एल्कीन लेते हैं, ठीक है, एल्कीन को हम हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों साइड पे हैलोजन हैलोजन आ जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों साइड पे हैलोजन हैलोजन आ जाएगा, नो डाउट। तो इसमें एंटी एडिशन रिएक्शन हुआ करती थी, ये एंटी एडिशन, ठीक है। CBSE वाले बच्चों को तो ये नहीं चाहिए होगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको 100% ये चाहिए होगा। और इस रिएक्शन पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई टैब में फ्लैश हो रहा होगा, या नीचे भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो जिसने इस रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करना है उस वीडियो से डिटेल में स्टडी कर लो। वहाँ पे हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसके जो भी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। +2 में CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर आपके पास एक एल्कीन है, आप उसको हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। CCl4 यहाँ पे हमारा एक सॉल्वेंट है, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन्स पे हैलोजन हैलोजन आ जाएगा। कोई एंटी एडिशन कोई सिन एडिशन आपको कुछ याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे जो हैलोजन है वो या तो क्लोरीन होगा या फिर क्या होगा, ब्रोमीन, और कोई हैलोजन आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ना वो I2 हो सकता है, ना वो क्या हो सकता है हमारा F2, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं वो बच्चे इस रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे उस लिंक को देख के, ठीक है। चलो अब हम इसके ऊपर एक रिएक्शन में एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जब रिएक्शन पढ़ी है तो एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में भी कराया है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देख लो, उसमें मैंने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस की है। यहाँ पे अगर हम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन्स पे एक एक क्लोरीन लग जाएगा। और अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ या किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो रिएक्शन तो यही है, लेकिन एंटी एडिशन है, मतलब एक क्लोरीन ऊपर की तरफ तो दूसरा क्लोरीन नीचे की तरफ। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी इक्वली प्रोबेबल है कि ये क्लोरीन नीचे जाए और ये क्लोरीन ऊपर आए, ठीक है। तो पेयर ऑफ इनैनिसोमर्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये टेंशन मत लो, ये उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा समझ आ जाएगा, वहां पे पूरा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसमें आपको जो पॉइंट नोट करना है वो नोट करो। पॉइंट क्या है कि अगर आपके एडजेसेंट कार्बन्स पे आयोडीन लगा हो, अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे क्या लगा हो, आयोडीन, ठीक है, तो वो हाईली अनस्टेबल हुआ करेगा और I2 बाहर निकल जाया करेगा, ये वाला आयोडीन भी बाहर और ये वाला आयोडीन भी बाहर, और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CH2 लिया था तो हम CH2 ही ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आयोडीन बाहर और पाई बॉन्ड आ जाएगा, मतलब एक एल्कीन बन जाएगा, सिर्फ अगर आयोडीन लगा है एडजेसेंट कार्बन्स पे तो। ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोई डाउट। अब इसका जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल्स भी कैसे, विसिनल डायोल्स, फ्रॉम विसिनल डायोल्स, मतलब जब एडजेसेंट कार्बन्स पे दो OH ग्रुप्स लगे हों, जैसे ये CH2OH CH2OH, ठीक है। अब देखो मैं इसकी रिएक्शन अगर HX से करवाऊं, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं, HX से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये रिएक्शन हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ी है कि जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है वो लुईस एसिड का काम करता है और OH की जगह क्या लग जाता है, X लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही OH हट जाएंगे और X लग जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। अब SOCl2 भी तो पढ़ा था, OH को हटा के क्लोरीन लगाने का तरीका क्या था, SOCl2 से रिएक्शन कराओ।
तो जब मैं SOCl2 से रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों OH हट जाएंगे और दोनों ही जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा। सिमिलरली एक तरीका था PX3 से रिएक्शन कराओ, याद आ रहा है, PX3। तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों OH हट जाएंगे और दोनों कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, XX आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो PCl5 से, ठीक है, तो PCl5 के केस में सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बचती है, क्लोरीन की। तो दोनों जगह पे OH हटेगा और क्लोरीन आएगा। कोई डाउट? तो इसे भी नोट कर लो, ये आपका टेबुलर फॉर्म में एक क्विक गो थ्रू हो गया। ठीक है, चलो अगर ये समझ आ गया है आपको तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे इसकी KOH एल्कोहलिक के साथ। ठीक है, KOH एल्कोहलिक के साथ, मान लो ये मेरा कोई विसिनल डाइहैलाइड है जहाँ पे मेरा X या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ KOH एल्कोहलिक के साथ। जैसे ही KOH एल्कोहलिक दिखा मुझे मेरी रिएक्शन याद आ गई, हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन को साथ लेके जाएगा। तो हैलोजन मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी आप एक हैलोजन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हैलोजन लेता हूँ तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया। तो ये हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, बाहर अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड, तो मतलब ये प्रोडक्ट मेरा बन गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा हैलोजन भी मेरा बाहर जाए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, सोडामाइड यूज करना पड़ेगा। और दोनों रिएक्शंस में हीट रिक्वायर्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं, बिना हीटिंग के काम नहीं चलेगा। अब सोडामाइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो यहाँ से भी हैलोजन को बाहर निकाल देगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा और एक अल्काइन जनरेट करके हमें दे देगा। कोई डाउट? ठीक है, अब अगर यही रिएक्शन मैं KOH एक्वस से करवाता, एल्कोहलिक की जगह KOH एक्वस से मैं ये रिएक्शन कराता, तो हमने पढ़ा है KOH एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होती है, हैलोजन की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। हैलोजन की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। और अगर मैं ये रिएक्शन KCN से कराता, KCN से ये रिएक्शन कराने पे हैलोजन रिप्लेस हो जाता किससे, साइनाइड से। हैलोजन रिप्लेस हो जाता साइनाइड से। और अगर मैं इस रिएक्शन को आगे कराता, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, बिल्कुल सही, जो साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप में। ठीक है, अब अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक नोट करो। इसको अगर हम हीट करते हैं विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो क्या होता है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइहैलाइड्स। अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा ट्राइहैलाइड्स। ठीक है, ट्राइहैलाइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो क्लोरोफॉर्म है। ट्राइहैलाइड्स, तो ट्राइहैलाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म्स। तो हेलोफॉर्म्स, हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं, CH3, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं CHBr3 तो मैं इसको बोलूंगा ब्रोमोफॉर्म। हेलो की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमो, फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता CHCl3 तो ये क्या बन जाता, क्लोरोफॉर्म। याद आ गया, क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही, वही एनेस्थीसिया वाला क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और अगर मैं आयोडीन लगा देता हूं तो वो बन जाता है आयोडोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको यहाँ पे नोट करना है एक तो कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और जो क्लोरोफॉर्म है, जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, ये कलरलेस होता है।
और एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं इसके, कि आप इसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ तो याद करने वाले रिएक्शंस हैं यहाँ पे, बिना कुछ समझे आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे पहला मेथड यहाँ पे है वो है CCl4 से। अगर मैं CCl4 लेता हूँ और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ नेसेंट हाइड्रोजन के साथ या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बेसिकली। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लेना है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जैसे आयरन वाटर या आयरन HCl, जिंक HCl। मेटल और एसिड जब भी आप लोगे, मेटल और एसिड जब भी आप लोगे, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। वो हमेशा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पे एसिड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ HCl ही, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे आयरन वाटर, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एनी कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नेसेंट हाइड्रोजन देगा जो यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, खुद लग जाएगा और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो देखो क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये क्या मेथड है, बाय रिडक्शन ऑफ पायरीन। CCl4 को हम क्या बोलते हैं, पायरीन। ठीक है, तो हमने क्लोरोफॉर्म बनाया बाय रिडक्शन ऑफ पायरीन यूजिंग अ मेटल एसिड कॉम्बिनेशन, यूजिंग अ मेटल एसिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये नोट कर लो, ये पहला मेथड हो गया, बाय रिडक्शन ऑफ पायरीन यूजिंग अ मेटल एसिड कॉम्बिनेशन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगला है आपका इसका लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन, ये जो रिएक्शन है ये प्योरली याद करने वाली है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। CaCl2 हम लेते हैं और इसको हम रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ, ETOH। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है हमारे क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट, तो ये आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये तो आपको पता ही है, इथेनॉल, हम सबका प्यारा इथेनॉल। CHCl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये तो हमें पता है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, विदाउट, तो इसमें ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो हम अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। पूरा एक लेक्चर अलग से बना देंगे उस रिएक्शन का, आप इसको यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, और वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो हेलोजिनेशन है एल्कीन्स की। ठीक है, जिसमें हमने विसिनल डायहाइड्स प्रिपेयर किए हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।